उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे, सीबीआई ने आज ऋषिकेश में बड़ी कार्रवाई की है। यहां एम्स में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। एम्स में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है और 2 केस भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें एम्स के तत्कालीन अधिकारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि यहां कुछ फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से काम किए गए हैं। सीबीआई के छापे के बाद सुबह से ही एम्स में हंगामा रहा और सभी बड़े अधिकारियों ने अपने फोन बंद ही रखे। सीएम धामी आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसमें सीएम धामी ने कड़े तेवर भी दिखाए हैं। सीएम धामी ने अस्थायी व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई है। बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर भी नाराजगी जताई है। सीएम धामी ने 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को समाधान के साथ ही आने को कहा है। वहीं इस मामले में मुख्य सचिव ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में गर्मियां शुरू होते ही बिजली संकट गहराने लगा है। हालात ये है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरी मीटिंग में बिजली विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है और व्यवस्था ठीक करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन सवाल है कि सीएम की फटकार से क्या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों की कुंभकर्णी नींद टूटेगी? गर्मी के मौसम में लोगों पर बिजली संकट की मार पड़ रही है। कई घंटे कटौती हो रही है, लेकिन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के पास कोई प्लान नहीं है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जब विभाग के अफसरों से सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अफसरों के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 24 घंटे में इस संकट को दूर करने का प्लान मांगा है, ताकि बिजली संकट की मार उस उपभोक्ता पर ना पड़े जो गर्मी से बेहाल होता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली की कमी दूर करने के लिए जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की जरूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। उत्तराखंड में जमकर बिजली चोरी हो रही है, ये बात मुख्यमंत्री भी मानते हैं, जिससे करोड़ों की चपत राज्य सरकार को लगती है। लेकिन ऊर्जा निगम के अफसर लापरवाह बने हुए हैं और किसी की सुनने तक को राजी नहीं है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीते 5 साल में यूपीसीएल बर्बाद हुआ है और बिजली चोरी बढ़ी है। आपके घर में बिजली का बढ़ा हुआ बिल आए तो आपको परेशान होना पड़ता है, आपकी मीटर रीडिंग्स तेजी से बढ़े और आपको कोई जवाब देने वाला ना हो तो आपको परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा बिजली चोरी की जो घटनाएं होती हैं राज्य में, उससे नुकसान उत्तराखंड सरकार का होता है। लेकिन इस बात से बेपरवाह उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको कोई मतलब नहीं कि आम पब्लिक को क्या असर पड़ता है। हम जब खबर करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में पहुंचे तो यहां पर हमें रोका गया और साफ कहा गया कि मीडिया के लिए ये इलाका प्रतिबंधित है, ना यहां पर आप शूट कर सकते हैं, यहां तक कि आप बिल्डिंग के शॉट्स भी नहीं बना सकते। आप सचिवालय में विजुअल्स कर सकते हैं, आप सचिवालय को कवर कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री आवास में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में अंदर भी नहीं जा सकते। आज वो भी लापरवाही के शिकार है और जल विद्युत निगम तो है ही है। तो ये सरकार किस तरीके से इन संस्थाओं को मार्गदर्शन दे रही है उस पर निर्भर करता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड घपले घोटालों के लिए बदनाम रहा है और प्रचंड गर्मी में भी बिजली काट कर लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। लेकिन कैसे 24 घंटे बिजली दी जाए, इसका प्लान कहीं नजर नहीं आता। हालांकि दूसरे कार्यकाल में ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है ताकि हालात सुधार सकें। तो आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर? क्या कोई बड़ी घपलेबाजी है? और जिन आम लोगों को परेशान होना पड़ता है इस कॉर्पोरेशन की वजह से, उसके सवालों के जवाब किसी को नहीं मिलते। तो ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई बड़ा एक्शन इन पर लेंगे, जबकि इस बार खुद ये विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, जबकि पिछली सरकार में ये विभाग अब कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के पास था। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में इस पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र रानीखेत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। करण महरा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुमाऊं की लाइफलाइन कहीं जाने वाली सड़कें हल्द्वानी अल्मोड़ा और हल्द्वानी रानीखेत खस्ताहाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली कटौती से राज्य के लोग परेशान हैं। चाहे अल्मोड़ा जायज रोड है, आज से 9 महीने पहले आपदा में टूटी थी। जैसे जहाँ जो मलबा पड़ा था, जो पत्थर जहाँ पड़ा हुआ था, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट का सीजन है। हमारे होटलियर्स पहले ही कोरोना के टाइम में टूटे हैं, उनका बिजनेस नहीं चला है। आज इन सड़कों के हालात की वजह से भी टूरिस्ट आने से बच रहा है। उत्तराखंड में मदरसों के नाम पर जमकर केंद्रीय अनुदान को लूटा जा रहा है। भारी गड़बड़ी की आशंका के चलते समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड में चल रहे सभी मदरसों की जांच के आदेश कर दिए हैं। उत्तराखंड में करीब 419 मदरसे पंजीकृत हैं, जिन्हें लगातार केंद्रीय अनुदान मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से ज्यादातर मदरसे या तो बंद हैं या फिर केंद्रीय अनुदान पाने के योग्य ही नहीं है। समाज कल्याण मंत्री का कहना है कि जांच में अपात्र पाए जाने वाले मदरसा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे मदरसे चल रहे हैं, जिन पर शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है, उनकी मैं जांच करा रहा हूं, और जो अवैध रूप से जो चल रहे होंगे उनको मैं बंद करने का भी काम करूंगा। धर्म संसद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर संतुष्ट है। उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में बताया कि मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई है और 3 मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हिंदू साधु संतों द्वारा 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए जवाब से इस मामले में संतुष्ट दिखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। सरकार की नजरें राज्य में उन लोगों पर है जो अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। नैनीताल में एक सनसनीखेज और हैरानी भरा मामला सामने आया है। हालत यह है कि बाहरी लोगों ने शत्रु संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पीएम मोदी तक मामला पहुंचाया गया है। नैनीताल में विशेष समुदाय के जमीनों पर कब्जा करने का एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के बीचों बीच शत्रु संपत्ति विभाग की जमीन पर कब्जा हो रहा है। सिर्फ कब्जा ही नहीं, बल्कि यहाँ बड़े बड़े घर तक बना डाले हैं और इनको सरकारी सुविधाओं से भी सरकार के अधिकारियों ने ही लैस कर दिया है। तेजी से सरकारी और शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जे पर अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएम मोदी को लिखे इस पत्र में आरोपियों के बांग्लादेशी होने और इनके पास 2 पहचान पत्र होने की भी खबर केंद्र सरकार को दी गई है। विशेष समुदाय जो एक है उसके द्वारा पूरा कब्जा कर लिया गया है, वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि जो ये शत्रु संपत्ति है, क्योंकि भारत सरकार के अधीन है, तो उसको खाली करवाया जाए, क्योंकि ये एक संदेश देना चाहते हैं। इनका एक आप जिहाद कह लीजिए या आप कह लीजिए जमीनों को कब्जा करने की एक मुहिम जो है और अपने धर्म को प्रसार करने का एक जो कार्यक्रम है वो लगातार बढ़ रहा है। शहर के बीचों बीच मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति है। केंद्र सरकार के अधीन इस जमीन के 11,385 वर्ग मीटर में निर्माण है, तो 22,489 वर्ग मीटर जमीन खाली पड़ी है। करीब 90 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति सीतापुर के राजा महमूदाबाद की थी, जिसे 1965 में यूपी सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया था। जिसके बाद ये जमीन सरकार की है, लेकिन अब इस पर अवैध कब्जा हो गया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। वैसे भी शत्रु संपत्ति में जो खासकर आपका मेट्रोपोल वाला इलाका है, तो उस पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। अगर किसी ने कब्जा किया तो उसको खाली करवाएं। ऐसे अवैध कब्जों से राज्य में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उससे बड़ा खतरा पहाड़ पर है।
हालांकि खुद सीएम धामी इस पर गंभीरता दिखा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जो कि पहाड़ के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। प्रदेश भर में बाहरी लोगों के लिए पुलिस 10 दिन तक का सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको ड्राइव के तौर पर खूब जोर शोर से उठाया गया है। गुरुवार को पुलिस ने प्रदेश भर में ठेली रेहड़ी से लेकर किराए पर रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया है, जिसमें प्रदेश भर में 201 संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिसमें अकेले देहरादून में ही 56 संदिग्ध पकड़े गए हैं। लेकिन शुक्रवार को दूसरे दिन देहरादून में नेहरू कॉलोनी, डालनवाला, आराघर चौकी पर अब न्यूज़ 18 की टीम वेरिफिकेशन को लेकर जानकारी लेने पहुंची तो 2 बजे तक कोई भी टीम वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंची थी। पूछने पर जुमे की नमाज, जुलूस कंट्रोल में ड्यूटी और दूसरी विवेचना का हवाला दिया गया। वहीं एसपी सिटी की कहती है कि हमने सभी थानों को अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करने को कहा है, विवेचना भी करनी है तो उस हिसाब से चौकी इंचार्ज काम करवाएंगे। देखिए, जो फोर्स का जो कंस्ट्रेंट तो है, जो हमें बाकी ड्यूटीज़ भी करनी है, लेकिन क्योंकि ये ड्राइव चल रही है तो इसके लिए निर्देशित किया गया है सभी थानों को कि अपने स्तर पे ये लगातार हमारी जारी रहेगी और जिस दिन अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग ज़्यादा वृहद स्तर पे करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हर सब इंस्पेक्टर की टास्किंग की गई है और जो वेरिफिकेशन की मॉनिटरिंग इसकी लगातार हम लोग करेंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही फोर्टिफाइड चावल बांटने की शुरुआत हो गई और अभी तक सरकारी राशन की दुकानों पर सादा और मोटा चावल बांटा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल में प्रोटीन और विटामिन जैसे कई जरूरी तत्व मिलाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार से फोर्टिफाइड चावल बांटने का अभियान शुरू किया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है जनता का पेट भरने के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, आज जो है हरिद्वार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर भारत सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित हैं और यहाँ से आज हमने शुरुआत की है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी शुरुआत करी है कि इस गरीब कल्याण अन्न योजना में जहाँ पर हम 10 किलो चावल दे रहे हैं, अब ये चावल पोषक युक्त चावल है जिसमें फॉलिक एसिड मिला हुआ है। नेपाल के महेंद्र नगर में इंडो नेपाल के अधिकारियों की अहम बैठक हुई है, जिसमें भारत और नेपाल के आला अधिकारियों ने शिरकत की है। दोनों देशों के बीच भी इस महत्वपूर्ण बैठक में नो मीन्स लैंड पर अतिक्रमण, दोनों देशों के सीमांकन करने वाले पिलरों के बीच विवाद और बॉर्डर से हो रही मानव तस्करी और नशे के काले कारोबार को लेकर बात हुई है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर पर सुरक्षा से जुड़े अहम बिंदुओं पर भी सहयोग की बात कही है। तो जो क्रिमिनल्स, इवन कई लोग जो है वो शेल्टर स्थली भी जो है एज अ नेपाल यूज़ करते हैं, शरण स्थली करके। तो हम लोग ने अगर आश्वासन दिया है नेपाली पुलिस ने कि अगर हम उनको जो भी नाम और व्हीकल नंबर शेयर करते इमीडिएटली वो हमको यहाँ से मदद मिलेगी। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा की शुरुआत आज से हो गई है। सदियों पुरानी गाड़ू घड़ा परंपरा के तहत आज टिहरी राज परिवार की महिलाओं ने अपने हाथों से तिल का तेल निकाला है और फिर इसे घड़ों में भरकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया है। इसी तेल से भगवान बद्रीश और शीत निद्रा से जगाया जाएगा और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद इसी तेल से अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार और अभिषेक किया जाएगा। पीले कपड़े पहनकर महिलाओं ने रानी के साथ तिल का तेल निकाला। टिहरी राज परिवार सदियों से ये परंपरा निभाता आ रहा है। पूरे दिन बिना खाए पिए मुंह में पीले रंग का कपड़ा बांधकर तेल निकाला जाता है और ये काम टिहरी की महारानी और राज परिवार से जुड़ी महिलाएं ही करती हैं। आपने देखा तेल निकल रहा है, सब मेरे टीम यहाँ बैठे हैं धूप में, ये कूट रहा है, एक सिलबट्टा में हो रहा है, फिर हमारा हाथ से तेल, मेन चीज़ हाथ से तेल निकलती है तो उसका बहुत टाइम लगता है, पर इस टाइम भोलेनाथ की बड़ी अच्छी कृपा निकल रहा है और इनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। वर्षों से परंपरा चल रही है और इसमें महारानी अपना हाथ लगाती सबसे पहले, चाहे कूटने से लेकर फटकने से लेकर या तिल से तेल निकालने के लिए महारानी हाथ लगाती और तब जाके सब लोग उसमें सहयोग करते हैं। ये सारी परंपरा नरेंद्रनगर से कई वर्षों से चली आ रही है।
चारधाम यात्रा से पहले डीजीपी अशोक कुमार ने एसडीआरएफ की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में मीटिंग ली है, जिसमें यात्रा मार्गों पर आने वाले लोगों की व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मोरी, घनसाली, गैरसैंण और चंपावत में एसडीआरएफ की स्थायी पोस्ट खोलेगी। मानसून में राहत बचाव काम के लिए धारचूला में भी पोस्ट खोलने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा रूटों पर पड़ने वाले पुलिस थानों, चौकियों में एसडीआरएफ से ट्रेनिंग प्राप्त दो पुलिसकर्मियों की तैनाती भी होगी, जिनका काम आपदा मित्रों को राहत और बचाव कार्यों की ट्रेनिंग देना होगा। उत्तरकाशी के मांडव गांव में नाग देवता की अगुवाई में 2 दिन सोमेश्वर देवता के मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में सोमेश्वर देवता का आसन लगाया गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गांव पहुंचे। उत्तरकाशी में सोमेश्वर देवता को कष्टों को हरने वाला देवता माना जाता है। देवता के परसों 150 मीटर डांगरियों पर चलते चलते ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को उनकी इच्छा के मुताबिक आशीर्वाद भी देते हैं। देवता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से बहू बेटियां भी आशीर्वाद लेने मंदिर में पहुंचती हैं।